तो चलिए अब हम अपने कल की जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था, विच इज लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, जिसमें हमने बात की थी कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक पार्ट न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा मेनली एक ऑर्गन सिस्टम विच इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमने इसके फंक्शंस पढ़े, हमने जाना कि न्यूट्रिशन क्या है। तो चलिए बच्चों 2 मिनट में कल के चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? आपने देखा कि हर किसी एनिमल का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, हमारी बॉडी खाने को किस तरीके से पचाती है, हम डाइजेशन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, और हमारी बॉडी उसको किस तरीके से यूटिलाइज करती है, हम उसकी सबकी बात करते हैं न्यूट्रिशन में। तो हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद द बकल कैविटी, आपके माउथ से शुरू होता है, इट एंड्स ऑन एनस, and then we have lot of organs in between to facilitate the process of digestion. Remember? तो हमने देखा था डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से ही शुरू हो जाती है, which हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है it partially breaks up the carbohydrate into sugars. फिर खाना जाता है ईसोफेगस में, जो जिसका काम होता है बेसिकली खाने को पुश डाउन करना और स्टमक तक पहुंचाना। स्टेप नंबर 3 वॉज खाना चला गया हमारे स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, 3 चीजें सेक्रीट होती है। पहला हो गया आपके डाइजेस्टिव जूसेस, दूसरा म्यूकस जिसकी लेयर आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, किससे? एसिड से। सो बेसिकली एसिड का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, मेनली प्रोटीन्स। प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में इनिशिएट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, एंड म्यूकस की लेयर उस एसिड से हमारे इनर सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर होती है 3 मेन सेक्रेशन। फिर आगे बढ़े जो खाना है वो चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 6 to 7.5 मीटर्स होती है। इतना लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी सी वॉल्यूम में पैक्ड होता है। यहाँ पर ये जो कॉइल वाला स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर खाना जाता है, बेसिकली वो 3 जगह से सेक्रेशंस को रिसीव करता है। एक लिवर, लिवर से बाइल जूस आता है जो फैट को इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। फिर दूसरा आता है सेक्रेशन पेनक्रियास से, जो कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स तीनों को ही ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और तीसरा इसका खुद की इनर लाइनिंग भी जूसेस सेक्रीट करती हैं, जो कि फाइनल जो ब्रेक डाउन होता है, यानी कि फाइनली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पूरी तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ वहां पर कंप्लीट हो गया। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में और थोड़ा नीचे जाएंगे, वहीं पर आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बिगिन हो जाता है। हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाइज होते हैं। डू यू रिमेंबर? इस तरीके से हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस है उसके अंदर इस तरीके से विलाइज होते हैं, जिनका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, ठीक है। फिर खाना आगे जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। फिर जो हमारा सेमी सॉलिड वेस्ट होता है जिसको हम स्टूल बोलते हैं, देन इट इज फाइनली स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड वी पास इट थ्रू एनस व्हेन वी आर रेडी टू डू सो। सो दैट वाज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो हम कितना कॉम्प्लिकेटेड फूड खाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, बाय कॉम्प्लिकेटेड आई मीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लेकिन हमारी बॉडी उसको उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो हमने देखा था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लूकोज में, फैट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। नाउ दीज आर द एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। इस फॉर्म में जो सिंपलर फॉर्म है हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम इतनी जद्दोजहद कर क्यों रहे हैं? तो बच्चों ये जद्दोजहद चल रही है एनर्जी के लिए, क्योंकि हम इस खाने से एनर्जी निकालना चाहते हैं। वी वांट टू डिराइव द एनर्जी फ्रॉम दिस फूड वी जस्ट एट। सो हाउ डू वी गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड? द आंसर इज रेस्पिरेशन। यस, सो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमने कल पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अब आप कहोगे मैडम क्या बोल रहे हो, रेस्पिरेशन तो होता है inhale and exhale like in the pranayam. It's like a breathing practice, right? That is respiration. Wrong. Respiration is different from breathing. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो चलो जान लेते हैं।
ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये है बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करवा दिया। और फिर हम एक और सिस्टम की आज बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कि हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। हार्ट एक पंप की तरह है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वो सर्कुलेट बेसिकली क्या चीज कर रहा होता है ब्लड? ऐसा तो नहीं है कि पानी की तरह बस बहे जा रहा है, उसका कोई फंक्शन होगा ना। तो एक्चुअली बच्चों ब्लड का जो फंक्शन होता है वो जो हमने अभी अभी देखा था कि न्यूट्रिएंट्स हमने क्या किया, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया। ब्लड का काम होता है उन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई से एब्जॉर्ब करना और हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाना। उसी के साथ साथ बच्चों रेस्पिरेशन में जब हम एयर इनहेल करते हैं, वी वांट टू हैव ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी। सो हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो खाने वाला पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है। अब ऑक्सीजन वाला पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस विद द इनफ ऑक्सीजन टू मेक द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हैपन। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में जितने भी हमने कल डिस्कस किया था, एक एक जो सेल होते हैं वहां पर रेस्पिरेशन चल रहा होता है। ठीक है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, वी आर जस्ट गोना लुक इट राइट नाउ। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, रेस्पिरेशन, ठीक है, जो हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, that we are respiring, we are not doing respiring actually, we are breathing। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, we are inhaling and we are exhaling the air. This is a physical process that is called breathing, which is different from respiration. Respiration on the other hand is a chemical process जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो खाना हमने खाया है उससे हम बना रहे हैं एनर्जी। ठीक है, it is very very important, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा। आपको रेस्पिरेशन डिफाइन करने के लिए आएगा, व्हाट इज रेस्पिरेशन। जहां पर आप लिख के आए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज रॉन्ग। देख लेते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन इन अ नटशेल। तो देखो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमने खाना खाया है ना, हमने क्यों खाया, हम उससे एनर्जी लेना चाहते हैं ना। मैं बोल पा रही हूं, why? Because I have energy to do so. आप ये वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, even for the process of thinking you need energy, and that energy basically comes from the carbohydrates we eat and the fats we eat. 6th standard में हमने पढ़ा था कि carbohydrates and fats, these are energy giving food. So हमारी बॉडी ने, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, यहां पर देखो जरा, ये डायग्राम एक दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरी एनालॉजी याद हो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मान लो हमने एक मोतियों की, अलग अलग कलर के मोतियों की माला को पहन रखा है, डाइजेशन उनको क्या कर रही है, माला को तोड़ रही है, सिंपलर फॉर्म में लेके आ रही है, मोतियों को अलग कर रही है। ठीक है, अब आप मानो ये है आपका एक अजीब सा दिखने वाला स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली बच्चों क्या है, ये एक तरीके का स्टार्च है हमारा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, एक स्टार्च है विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाइजेशन से इसको इंडिविजुअल ग्लूकोज में तोड़ दिया। ये जो इस तरीके से आपको एक हेक्सागन दिख रहा है ना, ये एक सिंपल ग्लूकोज है। और यहाँ पर यहाँ पे इस तरीके से 3 जुड़े हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, इसकी चेन है। ये फॉर्म हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। वी आर लुकिंग स्पेसिफिकली फॉर दिस ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने तोड़ा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज वहां से ले लिया और पहुंचाया एक एक सेल तक। ठीक है, किसने पहुंचाया, सर्कुलेटरी सिस्टम ने, ब्लड ने पहुंचाया। तो यहां पर आ गया, ये हो गया हमारा पहला इनपुट, ग्लूकोज।
रेस्पिरेशन के लिए हमें दो मेनली चीजें चाहिए, दो हमें मेन चीजें चाहिए जिससे हम एनर्जी बना सके। एक तो खाना आ गया, ग्लूकोज, एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वी ऑल्सो नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू मेक एनर्जी। सो अगर ऑक्सीजन नहीं हम ले रहे हैं, we are not going to produce any energy. Oxygen is very important. So यहाँ पर देखो बच्चों दिखा रखा है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ग्लूकोज हेक्सागन शेप में होता है, ये आप एनीवेज हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए आप इतना जान लो, एक इतनी बड़ी आपके पास स्टार्च की चेन थी जिसको डाइजेशन की प्रोसेस से हमने क्या किया, एक छोटे से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। अब उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम यूज करेंगे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और एनर्जी का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब पढ़ो इसको। यहां पर लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी। तो जो हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे खाने से, उसका एनर्जी में कन्वर्जन, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ग्लूकोज जो कि हमने डाइजेशन से न्यूट्रिएंट से हमने एब्जॉर्ब किया। दूसरा ऑक्सीजन विच वी आर इनहेलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, सो सेकेंड थिंग वी नीड इज ऑक्सीजन। यहां पर देखो, ठीक है, अब इनके प्रेजेंस में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दिस स्प्लिट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2 प्लस वाटर देता है। ठीक है, आपका ग्लूकोज टूट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो एयर एक्सहेल करते हैं ना, वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अब मैंने कह दिया, आपने मान लिया, ऐसा तो है नहीं। टेस्ट भी करेंगे हम, कौन से वाला, लाइम वाटर वाला टेस्ट है ना, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। बाद में टेस्ट करेंगे, बट अभी पहले थ्योरी समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, और हमें मिलती है एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी टू स्पीक, एनर्जी टू वॉच, एनर्जी टू थिंक, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। सो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। मोर स्पेसिफिकली इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये प्रोसेस बच्चों हमारी बॉडी के हर एक सेल में हो रही है। ठीक है, अगर आप मान लो आपके पास बिलियंस ऑफ सेल है पूरी बॉडी में, हर एक सेल के अंदर ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, ये आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये पाई जाती है। अभी आप यहां पर जस्ट इतना ना लिख के सिर्फ एनर्जी लिख के आ जाओगे ना, एनर्जी, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और इस इक्वेशन को याद करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन अगर आपसे पूछा जाता है, आप अगर बोल देंगे, लेट्स से आपका ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का एग्जाम में। ठीक है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आप सिर्फ इतना लिख के आते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, यू आर गोना गेट ओनली हाफ मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, where the rest of the marks are going to come from this equation। ठीक है, आपको पूरा इक्वेशन मेंशन करना पड़ेगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर हम एक्सहेल करते हैं, वाटर में, और एनर्जी में। सो हियर दैट्स योर इक्वेशन। ठीक है, मेमोराइज दिस। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इसमें क्या हो रहा है। बेसिकली ग्लूकोज टूट करके एनर्जी बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर ये आप पूरा लिखेंगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो हमने ये तो कल पढ़ लिया कि ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ से मिल रहा है, डाइजेशन से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां से ग्लूकोज मिल रहा है। अब हमें ऑक्सीजन कहाँ से और कैसे मिल रहा है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से हमें ऑक्सीजन मिलता है। सो हमें ब्रीदिंग की प्रोसेस को डिटेल में समझना है। ठीक है, एक एक ऑर्गन को जानना है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक ऑर्गन को पढ़ा था, उसी तरीके से हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक ऑर्गन को पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले मैं यहां पर फिर से लिख रही हूं, आप भी मेरे साथ लिखो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। व्हाट इज रेस्पिरेशन? So respiration is nothing but the breakdown of glucose,
ठीक है, पहले आप यहीं से शुरू करो, ग्लूकोज इनटू एनर्जी, इतना लिख लो। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यू नीड ऑक्सीजन। एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स, एनर्जी के अलावा और क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी लिखते हैं, ठीक है, प्लस वाटर, वाटर भी बनता है जिसको हम H2O, ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं, ये आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर यहाँ पे आप सिर्फ नाम लिख के आ रहे हो तो भी चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिख के आ रहे हो, वाटर लिख के आ रहे हो, इक्वली एक्सेप्टेबल, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, and oxygen is very important for the process of respiration to happen. Great, clear? Let's move on. अब हम समझते हैं ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। ऑक्सीजन आता है बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है एक बारी देख लेते हैं। तो ये हमारा शुरू होता है नाक से, वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर नॉस्ट्रल्स, है ना। तो सबसे पहले आती है नॉस्ट्रल्स। अब बच्चों आपने देखा होगा कि हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, आर दे देयर जस्ट फॉर वाइब्स, नो दे हैव अ स्पेशल फंक्शन। और आपने देखा होगा जिसको कहते हैं नाक बहना, है ना, तो नाक के अंदर म्यूकस भी होता है। सो नॉस्ट्रिल के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पे आपको मिलता है नेजल पैसेज, ठीक है, नेजल पैसेज होता है। नेजल पैसेज में क्या होते हैं, यू हैव हेयर, नेजल हेयर्स होते हैं, और क्या होता है, म्यूकस होता है। इनका काम होता है हम जो भी पार्टिकल्स को इनहेल कर रहे हैं उनको ट्रैप करना। एयर के साथ कभी कभी क्या होता है, डस्ट पार्टिकल या पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, तो हेयर जो होते हैं ना, नेजल हेयर, वो उनको ट्रैप कर लेते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाने से रोकते हैं। दिस इज व्हाट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एलर्जीज, है ना, छींकें आने लगती हैं, तो ये एक्चुअली उसी को रोकने के लिए होते हैं, ठीक है। सो वी हैव हेयर एंड म्यूकस इन आवर नेजल पैसेज। आगे बढ़े बच्चों, आगे देखो, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, फूड पाइप था, है ना, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है विंड पाइप, ठीक है, जहां से आपकी एयर अंदर जाएगी। सो नॉस्ट्रिल्स के बाद आया विंड पाइप, ये वाला है हमारा विंड पाइप। आपको इसको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, हम लोगों के टाइम में हम बहुत डिटेल में पढ़ते थे कि इसके ऊपर ऐसे सी शेप कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, आपको वो सब अभी नहीं पढ़ना है, आप जस्ट देख लो क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, यहां तक विंड पाइप जाता है और उसके बाद ऐसे ब्रांच आउट हो जाता है, 2 पोर्शंस में बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है। इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है। ये जो ब्रांच है ये और भी छोटी छोटी, जैसे पेड़ के अंदर स्टेम्स होती है ना, उस तरीके से और भी छोटी छोटी स्टेम्स में डिवाइड होती है, जिनको ब्रोंक्यूलाई बोलते हैं, ब्रोंक्यूलाइज, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जैसे पेड़ के ऊपर फल लटकते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे व्हाइट कलर के, जैसे लगता है कि अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं गोल गोल, उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स के बाद आई विंड पाइप के बाद यहाँ पर, जहां पे विंड पाइप यहाँ पे एंड हो रही है ना, ये वाले होते हैं आपके एल्वियोलाइज, ठीक है। ऐसे ग्रेप टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और बच्चों ये वो है, दिस इज द साइट, ये जो एल्वियोलाइज है ये वही साइट है जहां से आपकी ऑक्सीजन क्या हो रही है, ब्लड के अंदर पास हो रही है। जैसे हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले जाते हैं और फिर हर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो कहां से पास होती है, एल्वियोलाई इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग साइट। एल्वियोलाई के कांटेक्ट में हमारे पास ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, वो इसके एकदम कांटेक्ट में लगी हुई होती हैं, और जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन क्या होता है, वो डिफ्यूज कर जाती है हमारी ब्लड
वेसल के अंदर, और फिर हमारा हार्ट उसको बॉडी के एक एक सेल के अंदर कर देता है पंप. नाउ वी आर रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. वी हैव ग्लूकोज, वी हैव ऑक्सीजन, वी आर रेडी टू डू द बिजनेस, प्रोड्यूस द एनर्जी. ओके, लेकिन हमें इसको और भी डिटेल में पढ़ना है. एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई इज अ साइट ऑफ, क्या बोलेंगे, गैसियस एक्सचेंज. एल्वियोलाई के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमारा ब्लड में अंदर जा रहा है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं ना, वो एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है और फिर बाद में वो नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सांस छोड़ना. ठीक है, तो एल्वियोलाई बेसिकली दीज आर साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एल्वियोलाई से हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहां पर भी इसी तरीके से होगा बच्चों, ये होगा और यहां पर आपके एल्वियोलाई लगे हुए हैं. इसको अभी जूम करके देखेंगे, एल्वियोलाई को अच्छे से पढ़ना है हमने, जूम करके देखेंगे अभी. ठीक है, 1 मिनट में. पहले इसकी पूरी एनाटॉमी देख लो क्या क्या है. फिर क्या है, ये जो इस साइड में है, ये हो गई आपकी ये जो ऑर्गन है इसको हम बोलते हैं लंग्स. और ये क्या होते हैं बच्चों, स्पंजी होती हैं बहुत. ठीक है, मतलब जैसे फॉर्म होता है ना, गद्दा होता है, इसको दबाओगे एकदम दब जाएगी बहुत इजीली, बहुत फॉर्म जैसी होती है, बहुत स्पंजी होती है. एंड इन फैक्ट ये हमारी बॉडी का सिर्फ एक ऐसा इकलौता एक ऐसा अंग है, इसको अगर आप पानी में डालोगे ना तो ये तैर जाएगी. अगर आप पेट को डालोगे, हार्ट को डालोगे, पानी में डूब जाएंगे. लेकिन ये सिर्फ एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी डेंसिटी इतनी कम होती है, पानी के ऊपर ही तैर सकती है, इतनी हल्की होती है हमारी लंग्स. ठीक है, तो ये हमारा जो लंग्स है उसका ये हो गया लेफ्ट चेंबर, ये हो गया राइट चेंबर. तो लंग्स अकर इन पेयर, एक है लेफ्ट लंग, एक है राइट लंग. फिर जो हमारी बच्चों, क्योंकि हमने देखा ये इतनी नाजुक है, इतनी हल्की फुल्की है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक पिंजरा होता है हड्डियों का, जिसको हम कहते हैं रिब केज. ठीक है, ये जो व्हाइट कलर में यहां पर देखो, ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहां पर, ये व्हाइट कलर, ये होता है आपका रिब केज. ठीक है, रिब केज इनको प्रोटेक्ट करता है, डेलिकेट लंग्स को. देन वी हैव रिब केज. रिब केज के नीचे बच्चों यहां पर एक डोम शेप की मसल लगी हुई होती है. ठीक है, इसका भी बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डायफ्राम. ठीक है, फिर आती है डायफ्राम. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब पे आएंगे. अभी फिलहाल इसकी आप एनाटॉमी याद कर लो. नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज, विंड पाइप फर्दर बाइफरकेट, एंड फाइनली वी मीट द एल्वियोलाइज, जहां से हमारी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. यू नो, लेफ्ट लंग, राइट लंग, रिब केज एंड डायफ्राम. ठीक है, ग्रेट, वी आर कूल. इतना समझ में आ गया. ये होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें क्या क्या ऑर्गन है हमने देख लिए, इंपॉर्टेंट वाले हमने पढ़ लिए. अब ये एनसीईआरटी की लाइंस है, इसको जरा एक बार देख लेते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन. ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेशन कहां पे होता है, रेस्पिरेशन डू नॉट टेक्स प्लेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन इसमें रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है. इसके अंदर क्या हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है. रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन लंग्स के अंदर सिर्फ ब्रीदिंग होती है. ठीक है, नाउ जैसे कि फूड ने स्पेसिफिक पाथवे फॉलो किया था, हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, मुंह से गया ईसोफेगस में, फिर गया स्टमक में, फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन. इसी तरीके से आप जो सांस लेते हैं वो भी एक स्पेसिफिक पाथवे फॉलो कर रही है. देखा हमने, है ना, नाक से उसका पाथ शुरू हो रहा है, नॉस्ट्रिल से, और खत्म कहां पे हो रहा है, इन अंगूर के गुच्छों पर, जिसको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाइज. ठीक है, अंगूर नहीं होते, एक्चुअली अंगूर जैसे दिखते हैं. So in digestive system our body also has a specific system for breathing which allow exchange of gases. ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया. ये एक्सचेंज ऑफ गैस कहां पे होता है, एल्वियोलाइज के थ्रू होता है. इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ग्रेट, क्लियर. इतना आगे पढ़ो. रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद अ पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग्स. बात कर ली हमने, नेजल ओपनिंग के साथ शुरू होता है.
through which we inhale and exhale air, and it ends at balloon like sac called alveoli. ठीक है, शुरू होता है नॉस्ट्रल से और खत्म कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाइज पर टर्मिनेट हो रहा है. ठीक है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा था, बकल कैविटी या माउथ से शुरू हो रहा था और एंड हो रहा था एनस में. ठीक है, तो इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम याद रखेंगे. नॉस्ट्रल से शुरू हो रहा है, एल्वियोलाई में खत्म हो रहा है. नाउ लेट्स जूम इन. अब इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं एल्वियोलाई में एक्चुअली गैस एक्सचेंज होता कैसे है. यहां देखो, ये जो मैंने कहा था ऐसे अंगूर के जैसे दिखने वाले गुच्छे, आपकी बुक में इनको बलून बोला गया है कि बलून जैसे दिखते हैं. कैसे भी आपको याद रहे, याद रखना है बस. ठीक है, तो ये सर्कुलर टाइप के ग्रुप में होते हैं ऐसे एल्वियोलाई. अब ये देखो, ये बहुत एक पूरा ग्रुप है एल्वियोलाई का. इसमें से हमने एक एल्वियोलाई को यहाँ पर जूम इन करके देखा. ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर सा होता है. अब इसमें क्या है बच्चों, एक बहुत पतली सी ना, एक पतली सी एक सेल जितनी मोटी इसकी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, झिल्ली होती है, एक सेल जितनी मोटी बनी होती है. ग्रेट. उसके बाहर क्या है, हमारी खून वाली जो ब्लड वेसल्स है, नसें, वो पास हो रही है, बिल्कुल इससे सटी हुई है. ठीक है, ये देखो, ये हमारी नसें हैं और ये नसें जो है ये क्या कर रही है, ब्लड लेकर के जा रही हैं. ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो आ रहा है बेसिकली कहां से, यहां से ब्लड आ रहा है, हार्ट से ही ब्लड लेकर के आ रही है एल्वियोलाई के पास. अब बच्चों, जो हार्ट से यहाँ पर ब्लड आएगा ना, वो कैसा होगा, ऐसा ब्लड आ रहा होगा जो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हमारा जो हमें सांस छोड़नी है ना, क्योंकि सांस हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हर एक सेल में प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, फिर ब्लड जाता है उन सेल से सबसे कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके यहां पर ले आता है. ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर घुली हुई है, CO2 है इसके अंदर. ठीक है, यहां देखो, इस ब्लड के अंदर इट इज कैरिंग CO2. ठीक है, अब ये आता है एल्वियोलाई के कांटेक्ट में, CO2 चली जाती है, डिफ्यूज हो जाती है. ठीक है, ब्लड वेसल से CO2 चली गई एल्वियोलाई के अंदर, इस अंगूर के अंदर घुस गई CO2. ठीक है, और क्या हुआ, हमने जो एयर इनहेल की है, जो हमने सांस अंदर ली है ना, उसमें से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां से जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें आ रही है ऑक्सीजन, O2. ये जो O2 है फिर क्या है, ये एंटर कर गई हमारी ब्लड वेसल्स में. ठीक है, और अब ब्लड वेसल्स में पहले क्या था, उनके अंदर CO2 था, उन्होंने कर दिया एल्वियोलाई के अंदर डंप, और एल्वियोलाई से उन्होंने ले ली ऑक्सीजन. अब ये क्या है, यहां से जो खून फर्दर पास होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, CO2 निकल गया, ऑक्सीजन यहां पर आ गया इसके अंदर. अब फर्दर यहां से जो ब्लड आगे पास होगा हार्ट के अंदर, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन घुला हुआ होगा. ठीक है, इस तरीके से यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो चला जाता है एल्वियोलाई के अंदर. यहां पे देखो, इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ज्यादा सिंपल है. यहां पे बना दो एल्वियोलाई. ठीक है, ये देखो, O2 ऑक्सीजन गया इसके अंदर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गया इसके बाहर. ठीक है, फिर यहां पर एक छोटी सी क्या बना दो, इस तरीके से ब्लड वेसल बनाकर दिखा दो. लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी एयर अंदर जा रही है, कौन सी बाहर जा रही है. ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है. सिंपल डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो. ठीक है, ग्रेट, इतना समझ में आ गया. इस तरीके से इसमें हो रहा है गैस का एक्सचेंज. और यहाँ पे ये जो आपको जाली जाली लगी हुई दिख रही है ना, नेट का पैटर्न, यही है हमारी ब्लड वेसल्स. इसके ऊपर पूरी ब्लड वेसल्स की क्या होती है, एक तरीके से जाली बनी हुई होती है, जिसमें डिफ्यूजन चल रहा होता है इन्हीं गैसेस का. ठीक है, क्लियर, समझ में आया एल्वियोलाई से गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है. ग्रेट, जल्दी से पढ़ लेते हैं. एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, पूरा कॉपी किया हुआ है मैंने यहाँ पे. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द लंग एंड फिल्स द एल्वियोलाई. हमने जो एयर इनहेल की है हमारी लंग्स में जाती है, लंग्स के अंदर कहाँ चली जाती है, इन एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है. नाउ द एल्वियोलाई हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड. दिस इज इंपॉर्टेंट. इनकी वॉल, इनकी जो वॉल है, ठीक है, ये एल्वियोलाई की जो वॉल है कैसी होती है, थिन होती है. अब ये थिन वर्ड याद रखना क्यों जरूरी है, अगर मोटी होगी ना तो गैस का ना डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा.
उसके डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने के लिए एल्वियोलाइज की जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। सो दे हैव थिन वॉल, एल्वियोलाइज हैव थिन वॉल। नाउ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू एल्वियोलाई। ये बॉडी कहाँ की बात कर रहा है, हार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। हार्ट से कैसा ब्लड आया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो चला गया एल्वियोलाई के अंदर, वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर एंड एट द सेम टाइम, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चला जाता है एल्वियोलाई के अंदर और फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है वाया नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई, अब जो हमने गैस इनहेल की है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया, ठीक है। पासिस थ्रू एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर चला गया एंड वो क्या होता है, फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी में। जो मैंने आपको बात बताई कि ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, अब हार्ट में जाएगा। हार्ट उसको पंप कर करके पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंचा देगा और ये जो हार्ट का पंपिंग प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, हमने दो सिस्टम यहाँ पे पढ़ लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमें डिटेल में वहां पर नहीं जाना है। गुड फॉर यू, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। सो इट इज फर्दर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम इतनी बात कर रहे हैं, एक बार जल्दी से डायग्राम देख ही लेते हैं कैसे होता है। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम मेंशन किया हुआ है कि उसके थ्रू ये जो पूरी बॉडी में है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट इंक्लूडेड दिस ताकि आप लोगों को थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाए, ठीक है। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये सारा टेक्स्ट एनसीईआरटी का ही है, तो पढ़ लेते हैं। आवर बॉडी हैज अ यूनिक सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में यूनिक सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, हार्ट होता है जिसको हम ऐसे बनाते हैं ठीक है, हार्ट है और हार्ट में क्या लगी हुई यहाँ पे इस तरीके से ब्लड वेसल्स है, ठीक है, आयोटा है, वीन है, सब पर हो गया आगे बड़ी क्लासेस में। अब यहाँ पे देखो मेन देखने वाली क्या बात है मुद्दे की, ये है आपकी लंग्स, ठीक है, लंग्स, और ये थे हमारे एल्वियोलाई। तो यहां से जो ब्लड आ रहा है ना जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है वो यहाँ पे हार्ट के अंदर जा रहा है और फिर फर्दर पूरी बॉडी के अंदर वो पंप हो रहा है, एक एक सेल तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिजाइंड, वो क्या करता है, यहां से तो लेता है ऑक्सीजन और यहां पर नीचे जाओगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, तो न्यूट्रिएंट्स को भी लेता है यहाँ से, ठीक है। फिर उन दोनों को पूरी बॉडी में सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लो भैया तुम खाना भी लो, ऑक्सीजन भी लो, अब बनाते रहो बैठ करके एनर्जी, ठीक है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है सब तक खाना पानी पहुंचाना, ठीक है, पानी नहीं, खाना और हवा मतलब ऑक्सीजन पहुंचाना। It includes heart, blood and blood vessels. Heart pump blood through blood vessels, ensuring the transport of nutrients and oxygen. जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायग्राम नहीं बना के दे रखा लेकिन लिखा हुआ है। तो एग्जाम में ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में ये आ सकता है, ठीक है, कि जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट होती है वो कहां से होती है। अब वहां पे अगर आपने लिख दिया स्मॉल इंटेस्टाइन वो गलत हो जाएगा क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, सप्लाई होती है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। एंड अदर सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड अवे। और यही जो ब्लड होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालता है। वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आता है ब्लड में घुलता है और फिर एल्वियोलाई में वापस से डिफ्यूज होकर हम उसको एक्सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। सो आवर सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ब्लड which is pumping through heart, it is facilitating the circulation of nutrients and oxygen inside all cells of the body. Got it? Great. चलो अब हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है अपने। हमने एक तो बात करी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर से क्या हो रहा है, ठीक है, अंदर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, एल्वियोलाई क्या है, गैस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है। अब हम ये हुई हमारी केमिकल मतलब
ठीक है, इंटरनल मैकेनिज्म। अब आपने देखा होगा जब आप सांस ले रहे हो तो आपने देखा कि आप क्या कर रहे हो, एकदम आपकी जैसे कहते हैं ना चेस्ट फूल जाती है, ठीक है, यू फील बहुत सारी एयर अंदर आ गई, वॉल्यूम आपकी बढ़ जाती है चेस्ट की। और जब आप सांस छोड़ते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ निकल गया, वॉल्यूम अंदर से कम हो गई है ना। तो ये क्या हो रही है, फिजिकल एक्सपेंशन एंड श्रिंकिंग चल रही है हमारी बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। तो उसको भी हमें समझना है। उसको समझने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दे रखा है बच्चों आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। हमें क्या करना है, इस तरीके से एक बीकर लेना है, ठीक है, ग्लास का बीकर, उसके ऊपर यहाँ पे कॉर्क लगा दी, ठीक है, ताकि हवा पास ना हो। और इसके अंदर क्या है, एक हॉलो ट्यूब लगाई, ठीक है, और वो इस तरीके से बाइफरकेट हो रही है यहाँ पर। और इस ट्यूब के एंड्स पे क्या लगा दिए, 2 बलून्स लगा दिए, ठीक है, 2 बलून्स लगा दिए यहाँ पे आपने। और ये वाली जो ट्यूब है ना, ये एक्चुअली ये जो वेसल है ग्लास का, ये कैसा है, नीचे से खुला है ये, ठीक है, क्लोज नहीं है, नीचे से खुला हुआ है। हमने क्या किया, उसको नीचे से सिक्योर कर दिया एक तीसरे बलून से। एक तीसरा बलून हमने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बलून को ऐसे स्ट्रेच करेंगे ना, ये हमने स्ट्रेच किया, यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ से क्या है, एयर अंदर आ रही है। एयर अंदर आने की वजह से यहाँ पर जो हमने बलून लटकाए थे वो क्या होते हैं, फूल जाएंगे, दे विल स्वेल, ठीक है। और जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, ये हमने क्या किया, खींचा है तो एयर अंदर आ गई। नीचे वाले बलून को हम छोड़ देंगे ना तो सारी एयर क्या हो जाएगी, एक्सहेल आउट हो जाएगी। तो ये आपका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इससे आप अपनी लंग्स कैसे एयर अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये जो ट्यूब है ये क्या दर्शा रही है, ट्यूब क्या हो गई, विंड पाइप हो गई, ठीक है, विंड पाइप, ट्यूब हमारी विंड पाइप हो गई। और ये क्या हो गए, जो बलून्स है ये लंग्स हो गए, ठीक है। और ये जो चीज है, ये वाली मेम्ब्रेन, आपको याद है जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा था, हमने नीचे कहा था कि एक मेम्ब्रेन होती है डोम शेप की, ठीक है, गुंबद जैसी, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो इस केस में जो तीसरा बलून है ये हुआ डायफ्राम। ग्रेट, ये आपको समझना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे, या इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो आपकी लैब में मिल जाएगा, स्कूल लैब में करके देखना। तो ये एक हमने टॉय मॉडल बना लिया 3 बलून्स का यूज करके, और ये एक तरीके की ट्यूब का यूज करके। वेरी सिंपल, इससे आपको समझ में आ जाएगा लंग्स किस तरीके से अंदर सांस को ले रही है और छोड़ रही है, कैसे इस केस में क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है जब आप सांस क्या कर रहे हो, अंदर ले रहे हो। और यहाँ पर क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है जब आप एक्सहेल कर रहे हो। तो ये वाला क्या हो गया, एक्सहेल हो गया, यू आर एक्सहेलिंग एयर आउट। और ये क्या हो गया, ये आप सांस अंदर ले रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉय मॉडल हो गया, ठीक है। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स में साइंस एंड सोसाइटी में दे रखा है कि जो रिसेंट 2019 कोविड हुआ था ना, सार्स कोवी 2, वो जो वायरस है उसका जो साइज है वो इतना स्मॉल था कि हमारे जो नेजल हेयर्स है ना, वो भी उसको ट्रैप करके रोकने में सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इट वाज सो स्मॉल, नैनो स्केल्स पे होता है, ठीक है, अबाउट एंगस्ट्रॉम्स होता है, 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा होता है एक वायरस, ठीक है। सो वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट विच मेनली फिल्टर्स आउट थ्रू nasal hair, but during the pandemic COVID-19 virus affected the respiratory system, ठीक है। ये वायरस इतना छोटा होता है कि नेजल हेयर में ट्रैप नहीं हो पाया, और क्या हो गया, फाइनली इट फाइंड आवर वे इनसाइड आवर लंग्स, ठीक है, इतना छोटा है कि वो हमारी लंग्स में चला गया, और फिर वो क्या करता है, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच लीड टू ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। ग्रेट, ये तो हो गया टॉय मॉडल। अब इसको ना और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपकी डायफ्राम, ये देखो, अब ये दिख रही है ऐसे गुंबद जैसी, दिख रही है, डोम जैसी, इसको बोलते हैं डोम शेप्ड। क्या बोलते हैं इसको, डोम शेप्ड,
इट इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ योर लंग्स, लंग्स के नीचे होती है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। यहाँ देखो, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, मैंने क्या कहा, जब सांस अंदर ले रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है ना। जब हमने बलून को नीचे खींचा था तो क्या हो गया था, वो दोनों बलून स्वेलअप हो गए थे। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपकी ये रिबकेज है और ये अंदर लंग है, तो आपकी चेस्ट क्या करेगी, ये जो रिब्स है दे विल मूव आउटवर्ड, क्योंकि क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, सो दे विल मूव आउटवर्ड, आउटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मूव अप एंड आउटवर्ड। ठीक है, अप एंड आउटवर्ड। और ये क्या है, क्योंकि बाहर जा रही है तो ये डायफ्राम को भी तो पुश करेगी ना, हर तरीके से एक्सपैंड हो रही है, तो डायफ्राम क्या है, नीचे जाएगी, और एक्चुअली जो पहले डोम शेप की थी अभी क्या हो जाएगी, फ्लैटेंड हो जाएगी, डायफ्राम हो जाएगी फ्लैट आपकी। ठीक है, और आपका क्या हो रहा है, हर तरीके से जो रिबकेज है वो एक्सपैंड कर रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन। ठीक है, अब आप सांस छोड़ोगे, एक्सहेल करोगे, जैसे ही एक्सहेल करोगे, ये क्या इनहेलेशन में फ्लैट हो गई थी, नीचे चली गई थी, अब जैसे ही सांस को छोड़ोगे ये वापस ऊपर, इट विल गो अप, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम आपकी क्या करेगी, ऊपर मूव करेगी, और रिब्स क्या है, अब आपकी वॉल्यूम क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो रिब क्या है, अंदर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं। ठीक है, सो इट विल मूव बैक, द रिब्स विल मूव बैक ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम अब आपको क्लियर होगा। अब यहां पे पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। व्हेन यू ब्रीथ इन, इसको कहते हैं इनहेलेशन, जब आप सांस अंदर लेते हैं, योर चेस्ट एक्सपैंड, वॉल्यूम बढ़ती है, वी आर टेकिंग इन सो मच एयर, सो हमारी चेस्ट की वॉल्यूम बढ़ती है, एक्सपैंड होती है, एंड द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड और अप मूव करते हैं। ठीक है, हर तरीके से अप मूव कर रहा है। यहां पर क्या है, इनवर्ड, जब एक्सहेल कर रहे हैं इनवर्ड और डाउन मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, और ये क्या होती है, डायफ्राम जो है जब इनहेल कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, ये फ्लैटन आउट हो जाती है। ठीक है, सो द डायफ्राम विच इज डोम शेप्ड मसल बीनीथ योर लंग्स, लंग्स के नीचे क्या है, डोम शेप की मसल लगी हुई है, लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन डायफ्राम की। सो दिस मूव्स डाउनवर्ड एंड फ्लैटन्स आउट, इनहेलेशन में क्या होती है, ये नीचे जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेस द स्पेस इनसाइड द चेस्ट, चेस्ट के अंदर स्पेस बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम हवा को अंदर ले सके। हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, एयर जा रही है ऊपर, इट इज गेटिंग आउट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा होता है। क्या होगा, हमारी जो लंग्स है दे आर मूविंग इनवर्ड एंड डाउन, डाउन एंड इनवर्ड। ठीक है, हर तरीके से इन जाएगी, ऊपर से देखोगे तो डाउन लगेगी, बाकी हर तरीके से इनवर्ड जा रही है, और डायफ्राम विल मूव अप। इनहेलेशन के केस में डायफ्राम कहाँ जा रही थी, डाउन जा रही थी और फ्लैट हो रही थी। एक्सहेलेशन में कहाँ जाएगी, अप जाएगी और अच्छे से वापस से अपनी डोम शेप में आ जाएगी। ठीक है, एक केस में फ्लैटन आउट होती है, एक केस में वापस से डोम शेप में वापस आ जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है, यहां से भी एमसीक्यू आएगा आएगा, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम इसका। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ साइंस एंड सोसाइटी में आपको क्या दे रखा है, वी डू योगा प्रैक्टिसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम प्राणायाम भी बोलते हैं, है ना, प्राणायाम करते हैं, एंड वी मेडिटेट, एंड इन सम ट्रेडिशंस वी इवन चैंट ओम, है ना। सो वी आर फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस टू improve the intake of more and more oxygen. So this is enrooted in our traditional culture. पुराने टाइम से हमारे जो वेदास हैं उनमें भी इनकी नॉलेज को दिखाया गया है, इसमें शायद टेक्स्ट बुक का नाम भी होगा। सो द टेक्निक इज कॉल्ड प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम बोलते हैं, दैट इज गिवन, व्हाट एल्स इज गिवन। और लद्दाख में भी जो है लोग क्या करते हैं, दे प्रैक्टिस तुम्बो ब्रीदिंग,
ठीक है, वो तुमो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ मैंने क्या बताया था, जो हम सांस छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. चलो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं. एनसीईआरटी में इसका भी टेस्ट दिया हुआ है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना है तो हम क्या लेंगे, वी विल टेक लाइम वाटर. यस, सो वी विल टेक लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. रिमेंबर उसका फॉर्मूला होता है बच्चों CaOH ट्वाइस. ये याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन नाम याद रखना पड़ेगा. लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और क्या होता है, जैसे ही हम इसके अंदर CO2 पास करते हैं ये क्या हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की, दूध जैसा होता है, सफेद हो जाता है ना. और यही होता है हमारा CO2 का टेस्ट. मतलब अगर मिल्की टर्न कर गया इसका मतलब है जो एयर हमने अंदर छोड़ी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, तो इसमें क्या रिएक्शन हो रही होती है, CO2 अगर इसमें पास कराएंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर बन जाता है. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है. इसी की वजह से आपका जो पानी है, लाइम वाटर, नॉट द पानी, लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, नया कंपाउंड फॉर्म हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि उसको दूध जैसी अपीयरेंस देता है. और हमने पढ़ा था ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है. स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लाइम वाटर लेना है. ठीक है, इसके अंदर भी लाइम वाटर भर दिया और इसके अंदर भी हमने, A के अंदर भी और B के अंदर भी हमने क्या ले लिया, चूने का पानी ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. ठीक है, एक के अंदर क्या करो, जो सुई होती है ना, वैक्सीन जो होता है, जिससे यू टेक आउट द ब्लड और व्हाटएवर, इंजेक्ट द थिंग्स यू नीड इनसाइड. आप क्या करो, एक सीरिंज ले लो. ठीक है, सीरिंज के अंदर जस्ट हवा भरो. ठीक है, एयर में उसको ओपन करो. तो आपने क्या किया, सीरिंज के अंदर एयर भर ली, हवा भर ली. अब आप उस सीरिंज को प्रेस कर दो और इसके अंदर छोड़ दो. नाउ यू आर ट्राइंग टू टेस्ट हियर. ठीक है, एंड यू ऑब्जर्व, लेट इट सिट फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, और देखो इसमें कलर चेंज होता है या नहीं होता है. और दूसरे में आप क्या करो, यहां पर एक पाइप लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिससे आप मिल्क शेक पीते हो, शेक्स पीते हो, है ना, या जूसेस पीते हो, उस तरीके का एक पाइप ले लो और उसके अंदर ना हवा ब्लो करो, ब्लो आउट करो. ठीक है, इसके अंदर आपने हवा क्या करी, ब्लो आउट कर दी और इसको 5 मिनट के लिए रख दो. 5 मिनट बाद यू विल ऑब्जर्व, जो टेस्ट ट्यूब B है ना, उसका वाटर हो गया कैसा, मिल्की हो गया. इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब आप पूछोगे क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जो हमारी एयर होती है उसमें क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है मात्र 0.06%. 6th क्लास में हमने अच्छे से पाई चार्ट, ग्रिड चार्ट सब पढ़ा था कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का, है ना. तो इतना ज्यादा जो एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है कि वो वाटर को मिल्की कर सके. लेकिन जो सांस हम छोड़ रहे हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो इस लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की टर्न कर देता है. ठीक है, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी योर रिजल्ट. अगेन यू कैन परफॉर्म इट इनसाइड द लेबोरेटरी ऑफ योर स्कूल. पढ़ लेते हैं, सारा एनसीईआरटी का ही लिया हुआ टेक्स्ट है. सो लाइम वाटर जो टेस्ट ट्यूब B में है, इट टर्न्स मिल्की, बट A वाला हमारा मिल्की नहीं हुआ. ठीक है, ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन. इस एक्सपेरिमेंट में ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया. नाउ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका मतलब क्या है, जो एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, इट इज रिच विद कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑब्वियसली इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में वो रिच होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में होती है. Therefore, this indicates that exhaled air contain more carbon dioxide than the air we inhale. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो सीरिंज थी
वो तो वही वाली एयर है ना जो हवा में अवेलेबल है। तो हम क्या देख रहे हैं, हवा में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर सके, लेकिन जो हम एयर छोड़ रहे हैं व्हाट वी आर एक्सहेलिंग, उसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो अब आप पूछोगे मैडम ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, बाय हाउ मच? आप कह रहे हो कि जो हम छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है हवा के कंपैरिजन में, तो कितनी ज्यादा है? ठीक है, सो नाउ आई विल गिव यू द नंबर्स कि कितनी ज्यादा है। नाउ लेट्स टॉक नंबर्स। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमने बात करी कि एयर का कंपोजिशन कैसा होता है। एयर के अंदर 78% होती है नाइट्रोजन, और क्या होता है 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, लंग्स के अंदर लेते हैं थ्रू विंड पाइप। ठीक है, एल्वियोलाइज के थ्रू डिफ्यूज होके लंग्स में आ गई इतनी सारी ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं ना, इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, मात्र 0.04%। ठीक है, ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है 21% जो एयर हमने अंदर ली, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। अब देखो हम जो एयर छोड़ते हैं ना उसका भी कंपोजिशन देख लेते हैं। जो एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर 16 to 17% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल एकदम बहुत क्विक कैलकुलेशन करते हैं। हमने ली 21% ऑक्सीजन अंदर, और उसमें से हमने छोड़ दी 16% बाहर। ठीक है, देखो 21% हमने अंदर ली, और इसमें से हमने 16% बाहर छोड़ दी, क्या, ऑक्सीजन। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे कि जो हमने एयर ली है उसमें से हमने कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब किया है, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल कैलकुलेट 21 में से 16 माइनस कर दो और इसको 21 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इट विल बी ऑलमोस्ट 5/20, यानी कि 1/4। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, इसका मतलब हुआ 25%। ठीक है, तो आप जो एयर अंदर लेते हो ना हवा में से, उसकी आप 25% ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाते हो। ठीक है, सारी की सारी नहीं कर पाते। जितनी एयर हम अंदर लेते हैं उसमें से हम सिर्फ 25% ऑक्सीजन को ही यूटिलाइज कर पाते हैं। जो हमारी लंग्स है वो 25% ऑक्सीजन को ही अंदर ले पा रहे हैं। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल फिशेज हु आर मच मोर एफिशिएंट। ठीक है, वो क्या करती है, जितनी भी एयर होती है ना सबकी सब ऑलमोस्ट 100% ऑक्सीजन उसमें से ले लेती हैं, जबकि हम कितनी ले पा रहे हैं, सिर्फ 25%, बाकी हम बाहर छोड़ रहे हैं। कहा ना मैंने 21% ले रहे हैं, 16% छोड़ रहे हैं, काफी बर्बादी कर रहे हैं ऑक्सीजन की, हम उतने एफिशिएंट नहीं है। फिशेज, मछलियां हमसे कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, वो जितनी भी एयर अंदर लेती है ना उसमें से सारा की सारा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, सब यूज कर लेती हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 25% यानी कि 1/4 ऑक्सीजन ही हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम कैलकुलेशन बहुत क्विकली करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। सेम कैलकुलेशन जो हमने ऑक्सीजन के लिए की है, अब हम देखते हैं एक बारी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। वापस आ जाओ यहाँ पे, लुक एट द नंबर्स। जो हम एयर अंदर ले रहे थे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, 0.04%, और जो हम छोड़ रहे हैं, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी मात्रा होती है, लगभग 4 to 5%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परसेंटेज कितना बढ़ गया, 0.04 से पूरा 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया। इसमें तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, देख के ही पता चल रहा है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स। यानी कि जो हमने जितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में प्रेजेंट है ना, उससे 100 टाइम्स ज्यादा हम छोड़ते हैं। ठीक है, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इतना मैग्नीफाई कहाँ हो गया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है। बाय प्रोडक्ट निकल रहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो हमारी बॉडी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। एयर में सिर्फ 0.04% है, जब हमारी बॉडी के बाहर निकलता है तो वो हो जाता है सीधा 100 टाइम्स, 4% हो जाता है वो। ठीक है,
2 पॉइंट क्लियर है? जो हम एयर अंदर लेते हैं उसकी हम सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही यूटिलाइज करते हैं, और जो हम बाहर छोड़ रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, पढ़ लेते हैं। नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट यूज ऑल ऑफ द ऑक्सीजन। हम कितनी यूज कर रहे हैं? मात्र 25%, यानी कि 1/4 ऑक्सीजन ही हम यूटिलाइज कर रहे हैं। बट देयर आर सम अदर एनिमल्स विच यूज अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसका एग्जाम्पल है फिशेस। ठीक है, पढ़ेंगे उसके भी बारे में, और उनमें क्या ऐसा स्पेशल है जो वो हमसे इतनी ज्यादा एफिशिएंट है। भाई कुछ तो होगा उनकी बॉडी में, है ना? वी विल गेट टू दैट, स्टे ट्यून्ड टू दैट। स्पॉइलर अलर्ट, इट्स गिल्स। ठीक है, सो फिशेस हैव गिल्स, पढ़ेंगे उसको अभी। तो अदर एनिमल कौन से हैं? ये फिश की बात कर रहे हैं। आगे पढ़ो। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंश्योर्स that each segment of our body get enough oxygen to produce energy and remove waste products. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करती है कि हमारी बॉडी में एक एक सेल को इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। पूरे चैप्टर का अगर मैं कुछ कहूं, आप एग्जाम में पढ़ के जाओ या नहीं पढ़ के जाओ, इस चीज को जरूर जरूर पढ़ के जाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंडेटोरी है, आएगा ही आएगा भैया, आएगा ही आएगा। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या फर्क है? आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने आने चाहिए, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, सो क्या है देख लेते हैं। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो हमने क्या कहा? ब्रीदिंग में जो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? ब्रीदिंग बेसिकली इट फैसिलिटेट्स द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा पॉइंट में एक्चुअली यही लिखा हुआ है। तो ब्रीदिंग जो है ना फिजिकल प्रोसेस है, उसमें कुछ नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं हो रहा। एटमॉस्फेयर से हम कुछ ले रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें कितने सारे नए सब्सटेंस क्रिएट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रहा है, वाटर क्रिएट हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन हमारी क्या हो गई? केमिकल प्रोसेस हो गई। यहाँ पे आप क्विकली फिर से लिख लो। ठीक है, इसका रिएक्शन यहाँ पे फिर से लिख लो ताकि याद रहे, हमारी यहीं पे रिवीजन हो जाएगी। रेस्पिरेशन क्या होती है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू, सबसे पहले एनर्जी यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर भी निकलता है। सो रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? केमिकल प्रोसेस है। जबकि ब्रीदिंग में क्या हो रहा था? सिर्फ लंग एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, जस्ट फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज कुछ हो नहीं रहा है। नंबर 1 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, हाउएवर रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। नंबर 2 देख लेते हैं। ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। यही वाला पॉइंट, ब्रीदिंग फैसिलिटेट द गैसियस एक्सचेंज। सो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या कर रही है? ऑक्सीजन को यूज कर रही है। इट यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन इनटू फूड एंड रिलीज एनर्जी। तो ये एक मेन डिफरेंस है। ब्रीदिंग में कुछ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, इनफैक्ट थोड़ी बहुत खर्ची होती है। ठीक है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, द लंग्स आर मूविंग, तो हमारी बॉडी की थोड़ी बहुत एनर्जी वहां पर स्पेंड होती है। लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी बना रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। गॉट इट? सेकेंड मेन पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, हमने अभी भी बात की, हम प्राणायाम करते हैं, तुम्बा प्रैक्टिस करते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग को ना हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अगर आप सोचो मैं अपनी नाक बंद करके बैठ जाऊं, मैं कंट्रोल कर लूं, भैया मुझे सांस नहीं लेनी, दैट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है। तो ब्रीदिंग हमारी क्या है, एक हद तक कंट्रोलेबल भी है और एक हद तक अनकंट्रोलेबल भी है। इसके लिए वर्ड होता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी यानी कि जो आपके कंट्रोल में हो, और इनवॉलेंटरी जो आपके कंट्रोल में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर लग जाए तो आप इनवॉलेंटरी, बिना जानबूझ के किए वहां से अपने हाथ को हटा लेंगे, ठीक है। इट इज एन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो ब्रीदिंग में क्या है, दोनों ही प्रोसेस हो रही होती है। अगर आप प्राणायाम या मेडिटेशन कर रहे हैं, आप इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचे कि आप हमेशा के लिए सांस रोक के बैठ जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ब्रीदिंग क्या है, वॉलेंटरी भी है और इनवॉलेंटरी भी है। कुछ हद तक आपके कंट्रोल में है भी, कुछ हद तक आपके कंट्रोल में नहीं भी है। अगर आप सांस रोकना चाहें बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रोक पाएंगे। डू नॉट ट्राई टू डू दैट, ठीक है। पता चला भाई हो गया काम, डू नॉट डू दैट। तो हम पहली बात रह ही नहीं सकते बिना सांस लिए, और अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से बनाएगी, हमारे हाथ में है भी नहीं। हम अपने आपको वी कैन नॉट सफोकेट आवरसेल्व्स टू डेथ, सो इट इज इनवॉलेंटरी एज वेल एज वॉलेंटरी। हाउएवर रेस्पिरेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये बॉडी का हर एक सेल कर रहा है, इसको हम ना ही रोक सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इट इज कंप्लीटली इनवॉलेंटरी प्रोसेस, दिस इज कंप्लीटली इनवॉलेंटरी, बिल्कुल हमारे हाथ के बाहर की चीज है, अपने आप करती है बॉडी। नाउ फोर्थ पॉइंट, वेरी मेन पॉइंट, ब्रीदिंग कहां पर होती है। ब्रीदिंग हैपन्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू कैन ऑल्सो राइट इट फैसिलिटेट्स वाया लंग्स। लंग्स में हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गन को स्पेसिफाई करें तो क्या हो सकता है, इट अकर्स इन लंग्स, लंग्स के अंदर हो रही है। लेकिन रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, इतना कह रही मैं बार बार, हमारे बॉडी के हर एक सेल में हो रही है, ठीक है। अकर्स इन द सेल्स ऑफ अ बॉडी। तो रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, सेल्स की प्रोसेस है ये, जबकि ब्रीदिंग इट्स अ फिजिकल प्रोसेस फैसिलिटेटेड बाय ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Great. So we are done with this, and this is very important. That's why I spent a significant time here. You should know, now you know the difference between breathing and respiration. ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आपसे लास्ट में पूछा जाए दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही हमारे जीने के लिए जरूरी हैं। आप हो सकता है खाना खाए बिना, पानी पिए बिना 1-2 दिन तक रह लें, लोग निर्जला उपवास रखते हैं, है ना, निर्जला व्रत रखते हैं, बिना पानी पिए हम सरवाइव कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन बिना सांस लिए हम 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। तो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। अगर हम रेस्पायर नहीं करेंगे, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म आवर डे टू डे लाइफ, वी विल नॉट बी एबल टू टॉक, थिंक, डू वट एवर वी वॉन्ट, विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो बोथ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीने के लिए दोनों ही प्रोसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। Great, we got it. We got the major differences between the two processes. Expect this. This is going to come in your examination. साइंस एंड सोसाइटी में दे रखा है स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग इज रियली एक्सट्रीमली इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, आपकी लंग्स को एकदम खराब कर सकता है, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। सो हमने इसके बारे में एडोलेसेंट वाले चैप्टर में भी बात की थी। सो स्टे आउट ऑफ द बैड हैबिट्स, ओके। इट कैन यू नो, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो लोग एक्टिव स्मोकिंग करते हैं ना, जिनको हम स्मोकर्स बोलते हैं, ये उनको तो इफेक्ट करता ही है, उसके साथ साथ क्योंकि वो स्मोक करके पूरी हवा को पोल्यूट कर रहे हैं, तो जो लोग स्मोक नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी वो क्या होते हैं, वो पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं, उनको भी जबरदस्ती जो आसपास की हवा पोल्यूट हो चुकी है वो इनहेल करनी पड़ती है। स्मोकिंग इज evil for everyone who is actively doing it, who is passively doing it without their any choice. So just stay out of it, okay? Completely ignore it, avoid it. अब बात कर लेते हैं फिशेस की। तो हमने कहा था कि फिशेस आर मच मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जितनी एयर ले रहे हैं उसमें से सिर्फ क्या कर रहे हैं, 1/4 या 25% ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन फिशेस दे आर लाइक अल्ट्रा ह्यूमंस, ठीक है। एक तो बच्चों ये पानी के अंदर सांस लेती है, यानी कि इनको क्या है, हमारी तरह हवा वाली ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल ही नहीं है, इनके पास सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन अवेलेबल है जो वाटर के अंदर ऑलरेडी घुली हुई है। द ऑक्सीजन soluble inside the water that is available for their breathing,
एंड दे आर एक्सट्रीमली गुड एट एक्सट्रैक्टिंग इट. ऑलमोस्ट वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना, दे एक्सट्रैक्ट ऑलमोस्ट 90 to 100%, सारी की सारी एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं ये. सो दीज आर मच मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन बींग्स. एंड हाउ दे कुड डू दैट? यहां पर देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ऐसा दिखाई देता है, ऐसा, और ऐसे इसके ऊपर कील कांटे से उगे हुए होते हैं. इसको हम बोलते हैं गिल्स. गिल, ये एक गिल है, यहाँ पर 3 शेल लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है. यूजुअली 3-4 पेयर ऑफ गिल्स होती हैं इनके पास, मतलब ठीक है, 3-4 गिल के शेल्स होते हैं इस तरीके से. तो ये गिल जो है ना, गिल इनके थ्रू ये एक्सट्रैक्ट करती है. अब इसकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है. लेकिन इट इज लाइक लंग्स फॉर देम. जैसे हमारे पास लंग्स है, इनके पास लंग्स नहीं होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. एंड गिल्स आर मच मोर एफिशिएंट देन लंग्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन, ठीक है. ग्रेट. सो एनिमल्स सच एज बर्ड्स, एलिफेंट्स. देखो अब ये जो कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, कौन कौन से? बर्ड हो गई, एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, लिजर्ड, स्नेक, ये सब, और भी जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे हैं, गूगल करके देखना. इनके पास क्या होती है? हमारी ही तरह लंग्स होती है, लेकिन सबके जो लंग का स्ट्रक्चर है, शेप है, वो थोड़ा बहुत अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडाप्टेड होता है, ठीक है. इनके अंदर लंग्स पाई जाती हैं, ह्यूमन की लंग्स से थोड़ी अलग होती है इनकी लंग्स. ऑब्वियसली इनका शेप, साइज सब कुछ डिफरेंट है, राइट. पूरा बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो उनकी लंग्स भी थोड़ी मॉडिफाइड होती हैं, बट दे हैव लंग्स. लेकिन इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश के अंदर क्या होती है? लंग्स नहीं होती हैं. लंग्स की जगह क्या होती है? दे हैव गिल्स, ठीक है. दे हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज गिल्स. दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. इनके पास क्या होती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी से क्या करें, जो ये गिल्स एक्सट्रैक्ट कर रही है ऑक्सीजन, उसको एब्जॉर्ब कर लें और पूरी बॉडी में सप्लाई कर दें. So these gills are richly supplied with the blood vessels. The exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and gases dissolved in water takes place through gills. तो फिशेज में किसके थ्रू होता है? गिल्स. और ह्यूमंस में किसके थ्रू होता है? व्हाट, ठीक है, लंग्स के थ्रू होता है. बट व्हाट इज द साइट इनसाइड द लंग्स? एल्वियोलाइज, ठीक है. एल्वियोलाइज इज द साइट. मोर स्पेसिफिकली लंग्स के अंदर भी कहाँ जाके होता है? एल्वियोलाई की वॉल पे होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज. देन लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट एम्फीबियंस, ठीक है. एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग. अब आपको फ्रॉग का पता होना चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम. तो फ्रॉग्स के पास बच्चों क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि फ्रॉग्स के केस में, बटरफ्लाइज के केस में, ठीक है, और मस्कीटोज हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, रिमेंबर दे हैव डिस्टिंक्ट फेजेस, लार्वा स्टेज, प्यूपा स्टेज, है ना, बहुत सारे स्टेजेस थे. उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. दे हैव डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. हमने फ्रॉग में भी देखा था, टैडपोल था, है ना. टैडपोल, उसकी थोड़ी सी छोटी सी एक टेल भी थी, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फ्रॉगलेट में चेंज होता है, फिर फ्रॉगलेट से फ्रॉगलेट होता है, टैडपोल होता है, फिर फ्रॉग बन जाता है, टोड बन जाता है ना. तो वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जाता है. लेकिन जब ये टैडपोल होता है, पूरा पानी के अंदर मछली की तरह तैर रहा होता है, उस टाइम पे क्या होती है? फ्रॉग्स के पास मछलियों की ही तरह गिल्स होती हैं. लेकिन मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में क्या होता है? इनकी जो गिल्स होती है ना, वो इवेंचुअली किस में चेंज हो जाती हैं? लंग्स बन जाती हैं, ठीक है. तो वो लंग्स बन जाती हैं. और जब ये एडल्ट फ्रॉग होता है तो इसकी गिल्स इसके पास नहीं रहती, इसके पास लंग्स होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस एंड अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. So frogs have lungs inside them. और वहीं आपसे कोई पूछे टैडपोल के लिए, तो टैडपोल के पास होती है गिल. ट्रिकी है, ठीक है. तो ये अपने क्या करते हैं? वेरियस स्टेज से जाते हैं. टैडपोल्स के पास गिल होती है, लेकिन जैसे ही वो फ्रॉग्स में मैच्योर होते हैं, वो क्या बन जाती है? लंग्स बन जाती हैं. और दूसरा पॉइंट, जो फ्रॉग्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इनकी जो ब्रीदिंग होती है वो सिर्फ लंग्स के थ्रू नहीं होती, इनकी स्किन के थ्रू भी होती है,
ठीक है। सो व्हेन दे आर इनसाइड द वाटर, ये अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं। एंड व्हेन दे आर ऑन द लैंड, क्योंकि ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, तो वाटर में ये अपनी स्किन को यूज करते हैं। एंड व्हेन दे आर ऑन द लैंड दे आर यूजिंग देयर लंग्स फॉर टेकिंग इन द एयर, ठीक है। सो दे हैव टू थिंग्स, फ्रॉग्स हैव स्किन as well as lungs for respiration, ठीक है। they are even advanced than us, दो सिस्टम है इनके पास, पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब अर्थवर्म्स जो है, केचुए जिनको हम बोलते हैं, अर्थवर्म्स के पास ना ही गिल्स है, दे डोंट हैव गिल्स, दे डोंट हैव लंग्स लाइक अस और frogs, they only respire through their moist skin, अपनी गीली त्वचा के थ्रू ही ये रेस्पायर करते हैं, उसी के थ्रू इनका गैसियस एक्सचेंज होता है। ये आपकी बुक में मेंशन है, आपको पता होना चाहिए। अर्थवर्म में सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू होता है गैस एक्सचेंज। ये वाला कॉकरोच, कॉकरोच का हम सबसे अलग सिस्टम होता है, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, मेनली इंसेक्ट्स, उनमें थोड़ा सा अलग होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू कैन स्किप इट इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर इट, दैट्स फाइन। इनकी बॉडी के ना साइड में छोटे छोटे इस तरीके से पोर्स होते हैं, छेद जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिए बोलते हैं उनको, ट्रैकिए, ठीक है। तो इनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, अंदर इस तरीके से एक ट्यूब निकली होती है जो इन पोर्स के थ्रू एयर लेकर जा रही होती है। सो दे डोंट हैव लंग्स, दे डोंट हैव गिल्स, दे डोंट रेस्पायर थ्रू स्किन, दे हैव अ सेपरेट सिस्टम ट्रैकिया फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कॉकरोच को छोड़ दो, बाकी सबका आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको पता भी होना चाहिए, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे ट्रिकी है फ्रॉग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा ब्रीदिंग सिस्टम ही चेंज हो रहा है। जब टैडपोल है तो गिल्स है, फ्रॉग बनते हैं तो वो लंग्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट फ्रॉग बनने के बाद भी स्किन तो उनकी रहती ही है, जिससे वो पानी के अंदर रेस्पायर कर सके। ग्रेट, सो वी हैव लर्न्ड एवरीथिंग देयर इज you need to know about respiration. I hope you enjoyed it and you learned each and every bit of you need to know about respiration. अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके क्वेश्चंस आपके बहुत सारे दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी उठाए हैं जो एक्चुअली आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी में से है, दोनों को ही सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग? सो डायफ्राम क्या थी, जल्दी जल्दी बताओ। ये है हमारी लंग्स, यहां से आ रहा था विंड पाइप, ठीक है। डायफ्राम है यहां पर। सो डायफ्राम का क्या रोल है? टू फिल्टर द एयर, टू प्रोड्यूस साउंड, टू हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। आई नो यू ऑलरेडी नो द आंसर, अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो। टू हेल्प इन इनहेल एंड एक्सहेल, तो हमारी लंग्स एज वेल एज डायफ्राम, दे बोथ फैसिलिटेट्स इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ग्रेट, यहां पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। सोचो जरा, तेज तेज दौड़ लगा के आए हो, जिम कर रहे हो, खेल रहे हो, स्विमिंग करके आए हो, हैवी एक्सरसाइज किया आपने, उसके बाद आपकी क्या होती है, सांस फूलती है ना, यू स्टार्ट टू टेक इवन फास्टर एंड फास्टर ब्रेथ्स। तो ये कह रहा है आप स्लो ले रहे हो, सो दिस इज फॉल्स। Your breathing rate actually increases. It does not slow down, it increases. ठीक है? Now, plants carry out photosynthesis only during the day. Okay, ये वाला next chapter में हम पढ़ेंगे, ठीक है? By the way, this is false. We will get to it in the next chapter. So here, frogs breathe through their skins as well as their lungs. अभी डिस्कस किया था हमने, important है ये वाला, important. And this is true. Yes, frogs can breathe through the skin as well as through lungs. Now, the fishes have lungs for respiration. Fishes के पास lungs होते हैं respiration के लिए. This is false. They have gills, not the lungs. The size of, it's not visible, the size of chest cavity, it might be asking increases or decreasing during inhalation. तो inhalation के दौरान क्या होता है, दोनों ही केस पढ़ लेते हैं।
इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है. ग्रेट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पे आपको मैच करना है, मिक्स एंड मैच. सो ओके, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, आपको इनके फंक्शंस के साथ इनको मैच करना है. सबसे पहले हम एल्वियोलाई से शुरू करते हैं. इसका सबसे आसान है, गैसियस एक्सचेंज होता है इसका. एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स. ग्रेट. नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स. ऑब्वियसली नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही होती है. नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के हमने पढ़ा था, इनके अंदर क्या होता है, हेयर होता है, म्यूकस होता है, जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है. नाउ विंड पाइप, विंड पाइप से क्या होता है, एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू दिस पार्ट. ऑब्वियसली विंड पाइप आता है, बाइफरकेट होता है, उसके बाद वो क्या करता है, लंग्स में चला जाता है. तो ये हो गया इसका. नाउ रिब केज, इट प्रोटेक्ट्स लंग. हमने बात की थी लंग्स बहुत डेलिकेट है, स्पॉन्जी है. रिब केज उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है. ग्रेट, दिस इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Anil claims to his friend Sanvi that respiration and breathing are the same processes. अब ये आपके लिए हो गया होमवर्क, हमने इतना सारा डिस्कस किया था. आप उससे ऐसे क्या क्वेश्चन पूछोगे जो वो, पहले तो पहली बात इसका स्टेटमेंट गलत है, यू नो इट ऑलरेडी. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट प्रोसेसेस. नाउ क्वेश्चन है कि सानवी उससे ऐसा क्या क्वेश्चन पूछे जो उसको रियलाइज हो जाए इसकी स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई. तीन बच्चे तीन अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें बताना है किसकी स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों करेक्ट है. अनु, वी इनहेल एयर. शानु, वी इनहेल ऑक्सीजन. तनु, वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन. सो यहां पर तनु सही कह रही है. ठीक है, हम एयर इनहेल कर रहे हैं, but the air we inhale is actually rich in oxygen. That is the whole purpose of inhaling it, so that we can get the oxygen for the process of respiration. So now you know why. We often sneeze when we inhale a lot of dust-laden air. What can be the possible explanation for it? ठीक है, जब हम बहुत सारा डस्ट गलती से इनहेल कर लेते हैं, डस्ट में एक्सपोज हो जाते हैं, छींकें आने लगती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डस्ट हैज अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स. अगर बहुत ज़्यादा डस्ट लैडन एयर है तो हमारे नेजल हेयर सबको ट्रैप नहीं कर पा रहे, एंड कुछ पार्टिकल्स दे एक्चुअली गेट थ्रू आवर लंग्स एंड दे कॉजेज इन्फेक्शन और एलर्जीज. ठीक है, दैट इज द रीजन दैट यू स्नीज और कफ. नाउ Paridhi and Anusha of grade 7 started running for their morning workout. After they completed their running, they counted their breaths per minute. Anusha was breathing faster than Paridhi. So Anusha क्या है, ज्यादा हाफ रही है, Paridhi कम हाफ रही है. इसके कम से कम दो एक्सप्लेनेशन बताओ why Anusha was breathing faster than Paridhi. ठीक है, पहला तो हो सकता है अनुषा ज्यादा भाग ली, ठीक है, बिकॉज ऑफ फास्टर रनिंग शी इज फास्टर ब्रीदिंग. और दूसरा ये भी हो सकता है कि परिधि उससे कहीं ज्यादा फिट है कि वो कम भाग के भी उतना हाफ ही नहीं. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो सकता है, रेट, एक तो रनिंग का रेट और दूसरा हो गया फिटनेस. दो फैक्टर यहाँ पे आपको बताने हैं, ये दो पॉसिबल फैक्टर हो गए. ग्रेट, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं. द विंड पाइप रन एडजेसेंट टू फूड पाइप. देखो, आपको ये समझने की जरूरत है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, ईसोफेगस है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, विंड पाइप है. ठीक है, तो एक है फूड पाइप और एक है विंड पाइप. अगर आप बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ध्यान से देखेंगे, यू विल रियलाइज कि जो हमारी ईसोफेगस है ना, वो भी बिल्कुल इसके पैरेलल रन कर रही होती है. ये है ईसोफेगस, फिर यहां से आ जाता है हमारा स्टमक, फिर यहां से नीचे आ जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम, एनस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
तो हमारी जो विंड पाइप है और जो हमारी फूड पाइप है वो दोनों पैरेलली रन कर रही होती हैं, एक साथ साथ में चल रही होती है। दोनों सिस्टम आप पढ़ चुके हो, इनफैक्ट यू ऑलरेडी नो अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम अ ग्रेट डील, ठीक है, उसके बारे में भी आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक सिस्टम ज्यादा सीख लिया है ठीक है। सो ये दोनों साथ साथ चल रही हैं। नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंस इफ वी आर ईटिंग सम फूड, खाना खा रहे हैं और वो गलती से, क्योंकि ये दोनों साथ साथ में, गलती से मान लो वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में एंटर कर गया, तो क्या होगा? ऐसा होता है बहुत बारी, खाते खाते हम कहते हैं फंदा लग गया है ना, अचानक से हम क्या करते हैं, खांसने लगते हैं वी स्टार्ट टू कफ, वी स्टार्ट टू गैस, है ना। तो इसमें कह रहा है कि अगर विंड पाइप रन एडजेसेंट टू फूड पाइप, व्हाट विल हैपन इफ फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, क्या होगा अगर फूड पार्टिकल गलती से विंड पाइप के अंदर चला गया तो देखो, द विंड पाइप कैरीज नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स, इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, इफ बाय चांस फूड पार्टिकल एंटर इनटू द विंड पाइप वी विल फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। तो खांसने लग सकते हैं, वी फील चोकिंग, ऐसा हमें लगेगा कुछ अटक गया है, या फिर हमें हिचकी भी लग सकती है, वी कैन ऑल्सो गेट हिकअप्स। ओके, सो विद दैट यू आर डन विद दिस चैप्टर माय फ्रेंड्स। हैप्पी एक्सप्लोरिंग। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको ट्रबल नहीं फन लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, एंड नाउ यू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स फॉर योर क्लास 7th। क्लास 7th में आपको दो ही बेसिकली सिस्टम पढ़ने थे, आपको रेस्पिरेशन पढ़ना था, न्यूट्रिशन पढ़ना था, और आपने पढ़ लिया है। आई होप नाउ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस। इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो क्या प्लांट्स के अंदर भी मतलब प्लांट्स भी, यू नो दैट प्लांट्स आर लिविंग एंटिटीज, राइट? प्लांट्स, दे आर नॉट डेड, दे आर लिविंग एंटिटीज। तो क्या उनके अंदर भी इस तरीके के स्पेशलाइज सिस्टम है? क्या उनके अंदर भी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं? अगर वो जी रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम उनके अंदर होगा, राइट? तो वो क्या होते हैं? एक्चुअली इसका थोड़ा सा हिंट हमने 6th क्लास में पढ़ा था, स्टोमेटा, ठीक है। द आंसर कम्स फ्रॉम देयर, ठीक है। तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और वहां पर खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम। दैट इज समथिंग न्यू विच वी हैव टू रीड इन दिस क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास आई मीन, वेयर वी विल टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। उनके अंदर क्या होता है, हमने कहा था बहुत सारे सेल को कंबाइन कर देते हैं तो बनता है टिश्यू। सो दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। दैट वी विल रीड अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, take care. Bye-bye.